स्टूडेंट वेलकम बैक टू दी अनदर केमिस्ट्री लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक 2.3.2 आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किया था। एंड इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड सेकंड पॉइंट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये टॉपिक रहता था जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सो आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी उस एनर्जी की ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अच्छा, वो एटॉमिक गैसियस स्टेट के अंदर है। So energy needed to remove one electron from an atom in the gaseous state. एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से, तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती है एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। अच्छा, ये जो कैल्शियम है ये गैसियस स्टेट में है कैल्शियम का एटम, और इस कैल्शियम से अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। सो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। सो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो कैल्शियम के केस में क्या है, कैल्शियम की ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड वन इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। अच्छा, इस केस में क्या है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पोटेशियम है इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करने वाले हैं वो थर्ड वन है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो होता क्या है कि के ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। थर्ड वन इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। अच्छा, लिथियम के केस में क्या है कि अब इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। अब इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो लिथियम के ऊपर 2+ आ जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन सेपरेटली रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। लास्ट वन इज फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। अब इस केस में क्या है कि सल्फर में से ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो फिफ्थ वन होगा। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 5+ आ जाएगा एंड एनर्जी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, यहीं पर अगर फॉर एग्जांपल 5 माइनस हो जाए तो इसका मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स ना गेन किए हैं, किसी से ले लिए हैं। अब यहाँ पर 5+ है तो मीन्स इसने लूज़ किए हैं। जैसे कि लिथियम के ऊपर 2+ है तो यहीं ये 2 माइनस हो जाए तो मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो आगे हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन भी हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑल आयनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। सारी की सारी आयनाइजेशन एनर्जीज एंडोथर्मिक होती हैं, मींस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब व्हेन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी की नीड होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन अटैच होता है स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ, शेल्स की फॉर्म में स्ट्रांगली अटैच होता है। अच्छा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है अपना इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही नहीं दे देता। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है ट्रेंड डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अच्छा, जैसे-जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब क्यों होती है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जैसे-जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, जैसे कि लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, मतलब मीन्स डाउन द ग्रुप जैसे मूव करते हैं तो एटम बिकम लार्जर, एटम का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि शेल्स और ज़्यादा ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा शेल्स ऐड होते हैं। तो होता क्या है कि जब शेल ज़्यादा हो जाएँगे तो एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक, मीन्स लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। So each step down a group added a new electron shell. So outermost electron is farther away from the nucleus.
जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और होगी, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फॉर एग्जांपल इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे, यानी कि जो न्यूक्लियस की सारी अट्रैक्शन है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक होगी एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक वो अट्रैक्शन नहीं पहुंचेगी। जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक वो अट्रैक्शन नहीं पहुंचती तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी हो जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। Because of increased size and the shielding, the nucleus does not hold the outer electrons tightly. अब shielding इफेक्ट भी ज़्यादा है एंड न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, क्योंकि एटम एटम का साइज़ बड़ा है। तो अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा एंड उस वजह से क्या होगा कि एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी एंड इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट टेक लेस एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। तो दैट्स व्हाई जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है एंड दूसरी चीज़ न्यूक्लियस का एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। उसके बाद हम पीरियड को देखते हैं। सो अक्रॉस दिस पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे-जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल लिथियम टू बेरिलियम, देन बोरॉन, देन नियॉन, जैसे-जैसे हम मूव करते हैं पीरियड की फॉर्म में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में, यानी कि मोर प्रोटॉन्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। न्यूक्लियस अगर मीन्स न्यूक्लियस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब न्यूक्लियस जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने साथ बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स पे। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, सो शील्डिंग डज नॉट इंक्रीजेस मच। अच्छा, शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, एटम का साइज वैसा ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे तो न्यूक्लियस लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, मींस शेल्स उतने ही हैं। सो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनर शेल सॉरी जो शेल्स हैं वो सेम रहेंगे। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, शेल्स कम होते जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और ज़्यादा करीब आते हैं, मींस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में फॉर एग्जांपल किसी में जस्ट टू शेल्स हैं तो डिस्टेंस कम होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज हो रहे हैं, मींस अगर एटॉमिक साइज कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू शेल्स हैं तो टू शेल्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, ये जस्ट वन शेल है। तो जो इलेक्ट्रॉन वन या टू शेल में है, फर्स्ट या सेकंड शेल में, उसके ऊपर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा होल्ड होगा। सो उन एक या फर्स्ट या सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन it's become harder to remove electrons, ionization energy goes up from left to right in a period। ये सारी रीजन है, जैसे कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है एंड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स भी तो इन सारी रीजंस की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्राफ पे, बार डिस्कस करते हैं ग्राफ को। सो एक्स एक्सिस पर है एटॉमिक नंबर एंड वाई एक्सिस पर है आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले अगर हम वीक्स को देखें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की। तो फर्स्ट वन इज हीलियम, देन नियोन, देन आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की, जैसे कि 2500 है हीलियम की, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में, तो देन है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो यानी कि ये है हेलोजेंस। सो पीरियड 2, 3, 4, 6 तक है जो है हेलोजेंस, इनकी नोबल गैसेस के बाद हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड में आ जाते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, आर्सेनिक, ये था एलिमेंट। तो अगर हम कंपेयर करें हाईएस्ट से लोवेस्ट, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, रुबिडियम, अच्छा इन सारे ये सारे मेटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की एंड सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है मेटल्स की।
सो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है एंड सबसे कम होती है सीज़ियम की। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो इस ग्राफ में क्या है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये है वाई एक्सिस पर एंड अगेन ये ग्राफ प्लॉटेड है अगेंस्ट एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस के ऑफ द फर्स्ट 88 एलिमेंट्स। तो पीक्स यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, अपीयर एट नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ियॉन। ऐसा सबसे पहले पीक्स पर नोबल गैसेस है यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की। They have highest ionization energy because their outer shell are full and very stable. ऐसा नोबल गैसेस का आउटर शेल फुल होता है, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के लेने या देने की, लूज़ या गेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक स्टेबल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है एंड उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लोवेस्ट पॉइंट पे आते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ये सारे हैं अल्कली मेटल। तो लोवेस्ट पॉइंट पे यानी कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कली मेटल की एंड दे हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज़ दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज़ ईज़िली रिमूव। ऐसा अल्कली मेटल के केस में क्या होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि सोडियम के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो ये ईज़िली लूज़ कर देते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड इलेक्ट्रॉन ईज़िली निकल जाता है। तो नोबल गैसेज़ के केस में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड मेटल्स के केस में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेंड को डिस्कस करें तो अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, रेज़ होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी फॉल होती है यानी कि डिक्रीज़ होती है। हीलियम हीलियम जो एलिमेंट है, हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज़ इट इज़ वेरी स्मॉल एंड स्टेबल। हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है साइज़ में एंड ये बिल्कुल स्टेबल होता है। इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सीज़ियम के केस में क्या होता है, सीज़ियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन of the lowest ionization energy because of it is large and its valence electron is the weakly held। अच्छा, सीज़ियम के केस में क्या होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है और तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्योंकि सीज़ियम का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ईज़िली वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। फ्रेंड्स, यही था आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।